नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा कान्हा की नगरी में रामलीला महोत्सव की भी है। ये दिव्य तस्वीरें यूपी के मथुरा के हैं, जहां श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बैंड बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। श्री कृष्ण जन्मभूमि रंगमंच पर मुकुट पूजन के बाद नगर में श्री गणेश शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्रारंभ होकर दीग गेट, मंडी रामदास, चौक बाजार, अस्कुंडा बाजार, होली गेट, भरतपुर गेट, दरीसी होते हुए वापस श्री कृष्ण जन्मस्थान गेट पर पहुंचे। यहां से अगले 20 सितंबर तक अलग अलग दिनों में तुलसीदास जीवन चरित्र, शिव पार्वती विवाह, नारद मोह, रावण जन्म, अहिल्या उद्धार, जानकी जन्म, ताड़का वध, पुष्प वाटिका, गौरी पूजन समेत बाकी दूसरे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके बाद बाकी कार्यक्रमों के साथ 5 अक्टूबर को इस रामलीला महोत्सव का समापन होगा। देश में अब नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 सितंबर से शुरू होने वाले इस महापर्व को लेकर कलाकार माता रानी की प्रतिमाओं को भव्य आकार देने में जुटे हुए हैं। रामनगरी अयोध्या में पश्चिम बंगाल से आए कलाकार यहां मां दुर्गा से लेकर अलग अलग मूर्तियों के निर्माण में जुटे हुए हैं। इस बार यहां लगभग 100 मूर्ति बनाई जा रही है, जिनमें भगवान श्री राम की कुलदेवी मां काली की मूर्ति की डिमांड अधिक बताई गई है। राजस्थान के पाली में धूमधाम से 8 दिवसीय महालक्ष्मी प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सुबह से झालरवा के श्री महालक्ष्मी मंदिर में हवन, पूजन और अभिषेक समेत कई अनुष्ठान किए गए। इसके बाद महालक्ष्मी अष्टधातु की प्रतिमा के साथ भक्त पूरे भक्तिभाव में लीन दिखे। इस विशेष अवसर पर पूजा आरती के समय भक्तों की भीड़ उमड़ी। इसके बाद शोभा यात्रा निकली, जिसमें पूरा वातावरण मंत्रों के उच्चारण से गुंजायमान होता रहा और जगह जगह पुष्प वर्षा होती रही। ये शोभा यात्रा बड़ी ब्रह्मपुरी मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान निभाने के साथ भव्य आरती हुई। इस सब के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद पाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बाबा बैद्यनाथ की नगरी श्रद्धालुओं से लगातार भरी हुई दिख रही है। झारखंड के देवघर में स्थित इस प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग में जीतिया व्रत की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के साथ ही जलार्पण भी किया। महिलाओं ने अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत का समापन किया। इन सबके बीच बिहार के सिमरिया घाट से गंगाजल भरकर श्रद्धालुओं का एक जत्था भी बाबा धाम पहुंचा। 300 श्रद्धालुओं का ये जत्था भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए पैदल चलते हुए बाबा के दरबार में पहुंचा, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं थी। ये जत्था भजन कीर्तन करते हुए बाबा के दर्शन पूजन के लिए पहुंचा। शिव कृपा सत सृष्टि तांडव रचयिता। एक से बढ़कर एक करतब दिखाते ये डॉग्स एक श्वान प्रतियोगिता का हिस्सा हैं। यूपी के प्रयागराज में 18वीं अखिल भारतीय आरपीएफ श्वान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान देश भर से आई आरपीएफ श्वान टीमों ने अपनी दक्षता और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शामिल हर श्वान की अपनी खूबी है, जिसकी वजह से ये रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में अहम प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। कोई आरडीएक्स जैसे खतरनाक विस्फोटक को चंद सेकंड में डिटेक्ट करने में माहिर है, तो कोई मादक पदार्थों की बड़ी बड़ी खेप को पलक झपकते पकड़ लेता है। इस प्रतियोगिता में देश के 16 जोन से आरपीएफ के सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित 60 श्वान अपनी काबिलियत दिखाने मैदान पर उतरे और जीतने वाली टीम को बाकायदा मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। न्यूज पथ में आगे बात करते हैं दिल की। जी हां, हार्ट अटैक के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, जिसमें अच्छे खासे तंदुरुस्त दिखने वाले लोग भी हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और कैसे इस स्थिति से बचा जा सकता है? सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा जोरों पर है। और इसी बीच एक डॉक्टर की सलाह काफी वायरल हो रही है। इसमें डॉक्टर 4 ऐसे टेस्ट करवाने की सलाह दे रहे हैं, जो कि दिल की सेहत का सही हाल बताने में काफी मदद कर सकते हैं।
आज के तनाव भरे लाइफस्टाइल में हार्ट अटैक एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है, जो न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है। दरअसल हार्ट अटैक के मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि पीड़ितों को पहले से कोई खास लक्षण महसूस नहीं होते। उनकी सामान्य सेहत रिपोर्ट भी ठीक आती है। ऐसे में दिल की बीमारी की असल वजहों को पहचानना और समय रहते इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि हार्ट हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिल से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अंदर छिपी रहती हैं और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इन समस्याओं का वक्त पर पता न लगाया जाए तो ये घातक साबित हो सकती हैं। आखिर क्या वजह है इसकी और कैसे इस स्थिति से बचा जा सकता है? ऐसे में समय रहते इनका पता लगाने के लिए कुछ खास टेस्ट बहुत मददगार साबित होते हैं। इन टेस्ट की मदद से दिल का हाल बेहतर पता लग पाता है और अगर कोई समस्या होती भी है तो उसका समय से इलाज कराने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा जोरों पर है, इसलिए एक्सपर्ट्स अब उन टेस्ट पर जोर दे रहे हैं जो हार्ट डिजीज का रिस्क जल्दी पकड़ सकते हैं। इसी बीच जाने माने कार्डियो सर्जन डॉक्टर जेरेमी लंदन की सलाह काफी वायरल हो रही है। डॉक्टर जेरेमी लंदन के मुताबिक कुछ मेडिकल टेस्ट ब्लॉक हुए आर्टरीज को पहचानने और हार्ट अटैक जैसे दिल की समस्याओं का खतरा कम करने में मदद कर सकते हैं। मसलन हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है जो बिना किसी लक्षण के आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ 12% भारतीय ही इसे कंट्रोल कर पाते हैं। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर नापने और एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करने और नमक कम खाने जैसी आदतें अपनाकर आप दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और शुगर मापने में आपकी मदद नहीं करता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग प्रकार, शरीर में सूजन और खून के थक्के जमने को भी जांचता है। इससे आपकी छुपी हुई दिल की बीमारी का पता चल सकता है। आपके शरीर के अंगों के आसपास जमा आंतरिक फैट आर्टरीज में रुकावट पैदा कर सकता है। डेक्सा स्कैन इस फैट को मापता है और दिल की समस्याओं से बचाव में मदद करता है। ये टेस्ट बताता है कि एक्सरसाइज करते समय आपका दिल और लंग्स कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर VO2 मैक्स कम है तो ये दिल की शुरुआती समस्याओं का संकेत दे सकता है। सबसे पहले हम एक होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट कि 6 मिनट समतल सरफेस पे पैदल चल के देखिए। अगर आप 6 मिनट समतल सरफेस पे नॉर्मल स्पीड पे पैदल चल पा रहे हैं और आपको छाती में दर्द नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा सांस नहीं फूल रहा तो एक इनडायरेक्ट असेसमेंट है कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है ECG। ECG हम कोई भी कहीं भी किसी भी सेंटर पे करवा सकते हैं। अगर ECG आपकी नॉर्मल आ रही है तो ज्यादा संभावना ये है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट होता है 2D इकोकार्डियोग्राफी यानी दिल की सोनोग्राफी। 2D इकोकार्डियोग्राफी में हमको हार्ट की पंपिंग, साइज, वाल्व का फंक्शन वो सब पता चल जाता है। अगर आपके हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, हार्ट का साइज नॉर्मल है, वाल्व ठीक काम कर रहे हैं तो काफी हद तक संभावना है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा चौथा टेस्ट होता है CTMT यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करते हैं, हम 3-3 मिनट के 3 स्टेज होते हैं और इंसान को 9 मिनट के लिए उस पर चलाया जाता है। हर स्टेज के बाद स्पीड और ऊंचाई बढ़ती जाती है। अगर आपका TMT नेगेटिव आता है, TMT नेगेटिव का मतलब है आपको लक्षण नहीं आए और आपकी जो कंटिन्यूस ECG हो रही है वो नॉर्मल आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी नस में, हार्ट की नसों में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जेरेमी लंदन के मुताबिक सबसे पहले LDL-C टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल पता चलता है। यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो धीरे धीरे धमनियों में जमा होकर ब्लॉकेज बनाता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा करता है। दूसरा जरूरी टेस्ट एपोलाइपोप्रोटीन B है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि खून में उन पार्टिकल्स की संख्या कितनी है जो प्लाक बना सकते हैं और दिल की नलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि तीसरा और बेहद अहम टेस्ट LPA है, जिसे लाइपोप्रोटीन A भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक फैक्टर से जुड़ा टेस्ट है। कई बार लोगों को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आने के बाद भी LPA का स्तर बढ़ा होता है और दिल की बीमारी का रिस्क छुपा रहता है। इस टेस्ट से उस छुपे हुए रिस्क का पता चल सकता है। फिलहाल भारत में ये तीनों टेस्ट हर जगह आमतौर पर नहीं कराए जाते। ज्यादातर हेल्थ चेकअप पैकेज में भी ये शामिल नहीं होते, लेकिन बड़े शहरों में कुछ प्राइवेट लैब्स और अस्पताल अब इन्हें ऑफर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो, हाई BP या शुगर की शिकायत हो या लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो, तो डॉक्टर की सलाह से ये टेस्ट जरूर करवा लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस सलाह को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि सिर्फ दिखने में फिट रहना ही काफी नहीं है। अंदर से दिल की सेहत कैसी है इसका पता लगाना और सही वक्त पर कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है।
अगर आपके चारों ये टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट एबनॉर्मल आ रहा है तो हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, जिसमें एंजियोग्राफी हो सकता है। आजकल सीटी स्कैन से भी एंजियोग्राफी होती है और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी तार वाली भी होती है। सबसे अच्छा है प्रिवेंशन। आप कोशिश करें अपनी डाइट लाइफस्टाइल बराबर रखें, व्यसनों से दूर रहें। अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, लाइफस्टाइल प्रॉपर है, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, वजन रेगुलर है, नियमित है, सही है, घी तेल चिकनाई का सेवन कम है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अल्कोहल इनसे हम दूर रहते हैं, तो ज्यादा संभावना है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपनी ये रूटीन 4 टेस्ट करा के आप चेक कर सकते हैं आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर सब ठीक है तो चिंतित नहीं हो, परहेज जरूर रखें। साल में एक बार अपने रूटीन हार्ट के टेस्ट जरूर करवाएं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंशन बरतें और तनाव न रखें, चिंता नहीं करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में होने वाले 40% दिल के दौरे अब 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को होते हैं और हर घंटे 200 भारतीयों की हृदय रोग से मौत हो रही है, जिससे ये साफ है कि युवा पीढ़ी गंभीर खतरे में है और इसके कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं है। लेकिन अब सिर्फ एक टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक कब आ सकता है। दरअसल हार्ट अटैक का मुख्य कारण दिल की धमनियों में फैट का जमना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और अक्सर लोग दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में कुछ जरूरी जांचें करवाकर हम दिल की सेहत का पता लगा सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को समय रहते पहचान सकते हैं। ये जांच एक तरह से दिल के स्वास्थ्य की रिपोर्ट होती है, जो हमें बताती है कि हमारा दिल कितना स्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावी साल में बिहार को मिली केंद्र से बड़ी सौगात। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने बिहार को करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पूर्णिया में आज उन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्णिया से पहली कमर्शियल फ्लाइट और 4 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं पूर्णिया में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने पूर्णिया की गरीब महिलाओं को आवास योजना के तहत घर की चाबी भेंट की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सीमांचल और पूर्णिया का विकास जरूरी है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली सरकार ने सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके लिए 9,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें 87 बच्चे इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चुने गए हैं। ये प्रोग्राम 3 महीने का होगा। इसमें युवाओं को दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में प्रशिक्षण और विभागों के कामकाज को करीब से जानने का मौका मिलेगा। सरकार इन्हें सर्टिफिकेट भी देगी। आंध्र प्रदेश में खेती में यूरिया का कम इस्तेमाल करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल से फसलों में यूरिया का कम उपयोग करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि यानी इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों में यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कैंसर होता है, ऐसे में किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान यूरिया का उपयोग केवल उतना ही किया करें जितना जरूरी हो। जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए पहली बार मालवाहक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन के बीच रैपिड कार्गो जेपीपी आरसीएस पार्सल ट्रेन चलाई गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बडगाम के नौगाम रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैपिड कार्गो के जरिए प्रतिदिन करीब 23 से 24 टन सेब और जल्दी खराब होने वाले सामान को 24 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि सड़क यातायात बाधित होने से अब उसका असर सेब की ढुलाई पर नहीं पड़ेगा और इससे फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अहम बैठक हुई, जिसमें दीपोत्सव को लेकर अहम निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के मुताबिक इस बार दीपोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण पहली बार आयोजित होने वाला ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो होगा। इसकी ऊंचाई 200 मीटर तक होगी। वहीं इस बार राम की पैड़ी और सरयू घाट पर 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या धाम में 19 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। न्यूज पथ में अब बात करते हैं सहारनपुर के गुघाल मेले की। यूपी के सहारनपुर का गुघाल मेला एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, जिसका आयोजन हर वर्ष बड़े धूमधाम से होता है। ये मेला कई दशकों से लगातार लगता आ रहा है और सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में बड़ी तादाद में इसमें लोग शामिल होते हैं।
गुघाल मेले की शुरुआत का इतिहास धार्मिक आस्था और सामाजिक मेलजोल से जुड़ा है और ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। ये रौनक सहारनपुर के गुघाल मेले की है। इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। इस मेले की भव्यता को देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। इस मेले का आयोजन इतने सुंदर और भव्य तरीके से किया गया है कि यहाँ आने वाले हर किसी का ये मन मोह लेता है। रंग बिरंगी लाइटों और झूलों के बीच ये मेला बेहद मनोहारी लग रहा है। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आकर लोग कितने खुश हैं। गुघाल मेले की शुरुआत का इतिहास धार्मिक आस्था और सामाजिक मेलजोल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जाहरवीर गोगा मेड़ी से इस मेले की शुरुआत होती है। पहले गोगा महाड़ी पर 3 दिन का मेला लगता है, जिसके बाद काली मंदिर पर विशेष रूप से गुघाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे इसका स्वरूप भव्य और विशाल होता गया। ये मेला 5 तारीख को इसका शुभारंभ हो गया था। माननीय मंत्री जी और माननीय मेयर साहब के द्वारा इसका भव्य उद्घाटन हुआ था। उसके बाद ये 10 तारीख से शुरू हुआ और ये मेला 27 तारीख तक संचालन किया जाएगा। और सहारनपुर शहर में ये जो है गुघाल मेला लगा है, ऐतिहासिक मेला है, गत वर्षों से लगता है। तो इस बार भी इस मेले का उसी रंग और उसी रूप में आयोजन किया जा रहा है। समय के साथ ये मेला केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें मनोरंजन, व्यापार और सामाजिक कार्यक्रम भी जुड़ते चले गए। इसी कारण से आज ये मेला सहारनपुर की पहचान और परंपरा बन चुका है। मेले की सबसे खास बात यह है कि इसमें जापानी तकनीक से बने आधुनिक झूले लगाए गए हैं, जो बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही जल परी शो भी आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें इस बार नए जापानी झूले लगे हैं, जो जापानी तकनीकी से वो झूले बनाए गए हैं। और दूसरा यहाँ पे एक जल परी का शो है, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। और हम लोग जो है, हमारी कोशिश है, प्रयास है कि सहारनपुर वासियों के लिए एक ऐसा मनोरंजन दें जो सस्ता और अच्छा हो और लोग अपने परिवार के साथ इस मनोरंजन का लाभ उठा सकें। 2001 से मैं मेले लगा रहा हूँ और हम उत्तर प्रदेश के सभी बड़े मेले करते हैं। लखनऊ महोत्सव, नोएडा महोत्सव, ताज महोत्सव, कानपुर महोत्सव, सभी तरह के हम सरकारी महोत्सवों का आयोजन करते हैं और सफल आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी गुघाल मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया गया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेले में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। गुघाल मेला सहारनपुर की ऐतिहासिक धरोहर है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ व्यापारियों को अपने सामान बेचने का अवसर मिलता है और स्थानीय लोगों को सस्ती और मनोरंजक साधनों का आनंद मिलता है। यही वजह है कि हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और मेले की रौनक बढ़ाते हैं। इस मेले ने सहारनपुर की पहचान को न केवल प्रदेश में, बल्कि देश भर में अलग पहचान दिलाई है। सहारनपुर में जाहरवीर गोगाजी महाराज की महाड़ी का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है और ये उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। वहीं ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की। देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी पर निगरानी रखने वाली संस्था UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। UGC ने देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य कर दिया है। दिशा निर्देश के मुताबिक अब हर संस्थान को एक योग्य काउंसलर या फिर मनोवैज्ञानिक रखना होगा, ताकि छात्रों को जरूरत पड़ने पर सही मदद मिल सके। इन निर्देशों का मकसद ये है कि पढ़ाई के दौरान छात्रों की मानसिक सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। इसके साथ ही अब कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी छात्रों के साथ मार्क्स या फिर प्रदर्शन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेंगे। ये कदम हाल ही में नीट अभ्यर्थी की आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
कुल मिलाकर इन नए नियमों से छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि कॉलेजों को छात्रों पर ऊंचे लक्ष्य नहीं थोपने चाहिए, क्योंकि इससे उनमें अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। हर संस्था में मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए संस्थान में ऐसा सिस्टम हो जो कि जरूरतमंद छात्र की आसानी से मदद कर सके। यूजीसी ने सभी कॉलेज को छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नए नियम लागू करने को कहा है। संस्थान में छतों, बालकनी और ऐसी सभी जगहों पर जहां खतरा ज्यादा हो सकता है, छात्रों की एंट्री रोकी जाएगी। सभी कॉलेज को इन नियमों का तुरंत पालन करना होगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज को समय समय पर इन उपायों की जांच और निगरानी करनी होगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को लगातार मदद और सुरक्षा मिल रही है। कॉलेज छात्रों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए यूजीसी की तरफ से बनाए गए नियमों पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। के लिए मेंटल हेल्थ क्या है और वो अच्छी किस तरीके से मानी जाती है? ओके, सो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की, तो ये हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे किस तरीके से आप सोचते हो, आपका सोचने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू फील, 3 चीज़ों से मिलके आपकी मानसिक स्वास्थ्य बना होता है। जब कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान उसका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो रहा है, तब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको हम रेड फ्लैग्स भी कहते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और वो अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर रहा है या फिर खाने में उसके कुछ चेंज है, जनरली जो उसकी रूटीन है वो चेंजेस हैं, बहुत लंबे समय तक हो रहे हैं, तो वहाँ हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी रेड फ्लैग की बात की जाए तो रेड फ्लैग इज समथिंग जो वार्निंग साइंस हम लोग क्लिनिकल भाषा में उसको बोलते हैं, लेकिन रेड फ्लैग्स ये सामान्य व्यक्तियों को समझने के लिए और या फिर समझाने के लिए यूज़ की जाने वाली टर्म है। तो रेड फ्लैग्स में अगर मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा जाए तो उसमें अगर जैसे मेरे फेलो ने कहा है, खाने में कुछ दिक्कत आ रही है, चेंज आ रहा है, उनके बदलाव में मतलब बर्ताव में बदलाव आ रहा है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए। तो ये रेड फ्लैग टर्मिनोलॉजी का एक मतलब हो सकता है। करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अब आपको हम बिहार के एक मजदूर के बुलंद जज्बे के बारे में बताते हैं। दिल्ली में काम करते हुए इस मजदूर का इरादा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने का है। इसके लिए वो मजदूरी करते हुए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि उसकी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है और बिना कोच के ही वो कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ रहा है। इरादे अगर नेक हों और हौसले बुलंद हों तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जिसे सिर पर ईंट रखकर मंजिल दर मंजिल पहुंचते देख रहे हैं, उसके सपने इन मंजिलों से कहीं ऊंचे हैं। दिल्ली का रोहिणी इलाका है और यहाँ पर एक मकान का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले किसी मजदूर का क्या सपना होगा, तो शायद आप कहें कि सपना कैसा, वो तो बस 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत के जुगाड़ में लगा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले एक मजदूर ने सपना देखा है कि वो ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा। ये सपना सिर्फ यूं ही नहीं, अब तक वो 100 से ज़्यादा मैराथन दौड़ चुका है। ये कहानी है बिहार के रहने वाले और दिल्ली में काम करने वाले रोहित कुमार की, जो कि एक डेली मजदूर हैं। 35 साल के रोहित इसी तरह मेहनत करके दिन में करीब 1000 से लेकर 1200 रुपए तक कमाते हैं। लेकिन वो ये काम सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसके जरिए वो अपनी मंजिल हासिल करने की ओर बढ़ने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 बजे ग्राउंड पे रहता हूँ, लगभग घंटे से पौने घंटे मेरा सिर्फ स्पीड वर्कआउट रहता है रोज का। बाकी एंडोरेंस मेरा काम जो है ना, कंस्ट्रक्शन हैवी लेवरिंग काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ठेके से माल चढ़ाता हूँ, तो लगभग 8, 9, 10 घंटे मेरा काम रहता है। पूरे दिन साइट पे रहता हूँ। लगभग 60 से 65 kg वजन होते हैं। ईंट, बदरपुर, रोड़ी वही चढ़ाता हूँ। उससे मेरे को रुपए भी मिलते हैं। रुपए को छोड़ो, इससे मेन बात होती है क्या कि इससे हमें प्रैक्टिस, एंडोरेंस की पूरी तैयारी हमारी हो जाती है। लास्ट हमारी वर्कआउट रहती है स्विमिंग की, जो कि शाम को होती है 50 मिनट की। वो जिस एरिया में स्विमिंग पूल जिस एरिया में हम रहते हैं उसी एरिया में जा कर के हम कंटिन्यू करते हैं। ये नहीं कि हर दिन एक ही जगह पे स्विमिंग करते हैं। तो दो दिन गैप रहता है स्विमिंग में, मतलब 2 दिन रेस्ट देते हैं।
और बाकी साइकिलिंग जो हमारा ना एक साइड से दूसरे साइड जाने लगभग 5-6 किलोमीटर रहती है, 4-5 जगह साइड रहते हैं, तो उधर से उधर जाने देते हैं। साइकिलिंग की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ये 3 चीज़ की प्रैक्टिस हम करते हैं, रनिंग की, साइकिलिंग की और स्विमिंग की। कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान रोहित ने YouTube पर दुनिया भर के मैराथन को देखना शुरू किया, जिसके बाद इन्हें लगा कि ये भी ऐसा कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस और डाइट के साथ ये अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए। 2021 से लेकर अब तक रोहित 100 से ज्यादा मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और पिछले 6 महीने में इन्होंने 7 से ज्यादा मैराथन में पोडियम तक पहुँच बनाई। हाल ही में स्पीति में हुई 77 किलोमीटर की मैराथन में रोहित ने 2nd पोजीशन हासिल की। इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले फौजी को पहला स्थान मिला, लेकिन रोहित के परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर सेना ने भी इनकी मदद करने का फैसला लिया। इधर 6 महीने के बाद से जो हमारी पोजीशन पोडियम लगने लगी है, कहीं पे तीसरी लगती है, कहीं पे चौथी लगती है, कहीं 5वीं, कहीं दूसरी। अभी जस्ट फिलहाल स्पीति मैराथन करके आया हूँ अल्ट्रा 77 किलोमीटर की, इसमें मेरी 2nd पोजीशन आई है। आर्मी ने तो इतनी सपोर्ट की, हमें नौकरी के लिए अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने बोला कि हमारा इससे गोल पूरा नहीं होने वाला है। हम जो करना चाह रहे हैं वो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ बड़ा ही परिवार मिलना चाहिए। और आज मेरे को लग रहा है कि मैंने अपने छोटे बड़ा परिवार पाने के लिए अपना छोटा परिवार खोया है टेम्पररी कुछ सालों के लिए, तो लग रहा है कि हमें बड़ा परिवार अब मिलने जा रहा है, तो अब हम अपना बड़ा गोल जो है हम अचीव कर सकेंगे। बिना किसी कोच के अपने दम पर रोहित का दूसरे स्थान तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। रोहित ने 77 किलोमीटर की दौड़ 7 घंटे 44 मिनट में पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया और महज 1.5 मिनट के फासले से पहला स्थान हासिल करने से चूके। रोहित का ये सफर कई मोड़ से गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा है। इन्होंने किर्गिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू की थी, लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाए। परिवार वाले इनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उनसे 10 साल का वक्त मांगा और फिर दिल्ली आकर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मेहनत करने लगे। हमारा टारगेट है ओलंपिक में 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में ट्रायथलॉन इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। अभी लगभग 6 मिनट क्वालिफाइंग टाइम, इंडिया की जो क्वालिफाइंग टाइम होती है उससे पीछे चल रहा हूं, 6 मिनट। हाँ, उम्मीद है कि मेरे को लगभग साल भर लगेंगे वो 6 मिनट को निकालने में। इसमें प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, वो हमारा प्रैक्टिस हो रहा है। और दूसरी सर्वाइवल भी माना जाए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे दिहाड़ी मिलते हैं, 1000-1200 पर डे मिल जाते हैं हमें। अभी तक जो लगभग 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैराथन वगैरह, तो वो इन्हीं रुपयों के वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे शूज़ जूते ही आते हैं 25,000 के, 26,000 के, और एक शूज़ लगभग 4 से 5 मैराथन 42 किलोमीटर की दौड़ते हैं, वो ख़त्म, उसको फिर प्रैक्टिस में ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारी डाइट भी वो भी है, सब लोग 20-25 हज़ार 30 हज़ार महीने के खर्च होते हैं, तो जो कि हमारा सर्वाइवल यही इसी से काम हो पाता है। रोहित बुलंद हौसले के साथ मजदूरी करने के साथ मिशन ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 28 का टारगेट, हमारे 2 इवेंट में हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। एक मैराथन जो कि 42 किलोमीटर की होती है, दूसरी ट्रायथलॉन जिसमें 3 इवेंट एक साथ करते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। तो ट्रायथलॉन की हम क्वालिफिकेशन टाइम से जस्ट 6 मिनट पीछे चल रहे हैं, जो कि इंडिया की क्वालिफिकेशन टाइम होती है। इंडिया की क्वालिफिकेशन टाइम है लगभग 1 घंटे 50 मिनट, मैं 1 घंटे 56 मिनट में पूरा कर रहा हूँ इसको। हमें सपोर्ट करोगे, मतलब फाइनेंशियल हेल्प करोगे, तो हमारी स्पीड जो हम कह रहे हैं कि साल भर में हम पूरा करेंगे, उसको मैं 6 महीने में पूरा कर दूंगा, मतलब स्पीड हमारी 2 गुनी हो जाएगी। रोहित के जज्बे को देखते हुए अब स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं। फिलहाल एक कंपनी ने 1 साल तक हर महीने 31,000 रुपए देना तय किया है। सपना इनका बहुत बड़ा है, लेकिन इस बड़े सपने को पूरा करने में आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो रोहित की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और मदद अगर नहीं भी मिलती है तो रोहित यहाँ तक अकेले पहुँचे हैं और रखते हैं जज्बा कि आगे भी जीत कर आएंगे, चाहे जैसे जाना पड़े। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। बोन फ्रैक्चर किसी भी इंसान के जीवन में आने वाली बड़ी समस्या है। किसी घटना दुर्घटना में हड्डी का टूट जाना कुछ महीनों के लिए इंसान को अपाहिज बना देता है, क्योंकि टूटी हड्डी के जुड़ने में 1.5 से 2 महीने का वक्त तो लग ही जाता है। लेकिन चीन के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक ऐसा ग्लू इजाद किया है जिससे टूटी हुई हड्डी के जुड़ने में 1.5-2 महीने नहीं बल्कि कुछ मिनट ही लगते हैं।
हड्डियों का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्व है। सीधे खड़ा रहने से लेकर चलने फिरने, दौड़ने और दिन के हर काम में हड्डियों की खास भूमिका रहती है। यही वजह है कि शरीर के किसी भी अंग की हड्डी में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारी जिंदगी मानो ठहर सी जाती है। बोन फ्रैक्चर की सूरत में हमें हर काम के लिए किसी की सहायता की जरूरत महसूस होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि एक बार जब हड्डी टूट जाए तो इसे जुड़ने में 45 से 60 दिन का वक्त लग जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब मल्टीपल फ्रैक्चर होता है या फिर हड्डी टूटकर डिसलोकेट हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ऐसे ऑपरेशंस में मेटल इम्प्लांट करना पड़ जाता है, यानी हड्डियों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ने के लिए मेटल की प्लेट, रॉड या स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेटल इम्प्लांट न सिर्फ कॉस्टली रहता है बल्कि पीड़ित या मरीज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा भी होता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक फॉरेन मटेरियल हमेशा के लिए आपके शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज को ताउम्र कुछ एहतियात बरतने होते हैं। चाइनीज रिसर्चर ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न देखा, खासकर जो अंडर वाटर ऑयस्टर्स होते हैं और उनकी कैपेबिलिटी चिपकने की इतनी स्ट्रांग होती है। उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला और उन्होंने अभी तक लगभग 150 पेशेंट्स में ये ट्राई भी किया है चाइना में। और वो क्लेम करते हैं कि ऐसा ग्लू है जो कि किसी भी तरीके के खराब या कम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें मल्टीपल पीसेस होते हैं उसको 2 से 3 मिनट में ही चिपका देता है, जोड़ देता है। और क्योंकि वो इतना बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ऑयस्टर से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई भी ऐसा बाद में उस ग्लू को हटाने का या उसको निकालने का ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वैसे तो ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है और अगर इस तरीके का कोई ग्लू हमारी क्लिनिकल मार्केट में आ जाता है तो ये रेवोल्यूशन पैदा करेगा फ्रैक्चर सर्जरी में और फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने में। इन्हीं परेशानियों के बीच चीन के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक ऐसे ग्लू का इजाद किया है जिससे टूटी हुई हड्डी न सिर्फ 2 से 3 मिनट में जुड़ जाएगी बल्कि मरीज तुरंत ही चलने फिरने की स्थिति में भी आ जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में ऑर्थोपेडिक सर्जन लिन जियानफिंग और उनकी टीम ने ये ग्लू तैयार किया है जो टूटी हड्डियों को नेचुरल तरीके से जोड़ देगा। दावा है कि ये ग्लू बायोडिग्रेडेबल है जिसे ह्यूमन बॉडी 6 महीने के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा। जो चीजें एज अ सर्जन मुझे यहाँ पे लैकिंग लगती हैं, कोई प्रॉपर रिसर्च पेपर इस बारे में उपलब्ध नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट इस बारे में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई नई दवाई आती है, जब भी कोई नई टेक्निक आती है तो हमेशा उसे बहुत ज्यादा ट्रायल से निकलना पड़ता है, तभी उसे मरीजों पे अप्लाई करने का परमिशन जो भी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कोई पीयर रिव्यू उपलब्ध नहीं है। मतलब जैसे एक रिसर्च होती है तो डिफरेंट एनालिस्ट उसको पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो इस किस्म का कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई पीयर रिव्यू नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी रेगुलेटिंग बॉडी के द्वारा इसको इंडोर्स किया गया है। डॉक्टर जियानफिंग ने पड़ताल की तो पता चला कि ये सीप अपने शरीर के अंदर से ही नेचुरल ग्लू रिलीज करते हैं और उन्हीं ग्लू के सहारे चट्टान से चिपककर स्थिर हो जाते हैं। सीप को कुदरत से मिली इसी नेमत को उन्होंने अपने आविष्कार का आधार बनाया और हड्डियों को जोड़ने वाला ये ग्लू डेवलप कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।